नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे। नगरों की विशेषताएं क्या क्या थी। नगर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय क्यों थी? क्योंकि यहाँ से बड़े बड़े नगर प्राप्त हुए थे। हालांकि गांव बहुत प्राप्त हुए थे, यहाँ पे गांव की संख्या नगरों से भी ज़्यादा थी, लेकिन नगर जो है वो इतिहास में इतनी बड़ी तादाद में नगर, 8-9 नगर जो मेन मिले थे, पहले कभी नहीं मिले, इसलिए इसको नगरीय सभ्यता कहते हैं। नगरीय जीवन के साक्ष्य भी हमें प्राप्त हुए हैं। ये सारे नगर हैं, आप देख सकते हो। लोथल, धौलावीरा, सुरकोटड़ा, चुनोदड़ो, मोहनजोदड़ो, सुतकाको, ये हड़प्पा, राखी गड्डी, कालीबंगा, गैनरीवाल, ये सारे बड़े बड़े नगर थे। और ये जो नगर है, ये सारे के सारे नगर है वो इससे पहले इतने बड़े पैमाने पे हमें कहीं इतिहास में नगर नहीं प्राप्त होते, इसलिए हम इनके नगरों के बारे में जानने को हमेशा उत्सुक रहते हैं। तो अब नगरीय विशेषताएं पढ़ते हैं। 5 नगरीय विशेषताएं मैं बताऊंगा जो आपको एनसीईआरटी में भी है और कुछ एक्स्ट्रा भी है। सबसे पहली विशेषता, बहुत ही इंटरेस्टिंग विशेषताएं हैं, ध्यान से समझते जाना, मजा आ जाएगा। हड़प्पा काल के जितने भी नगर मिले हमें, ये सारे के सारे नगर 2 भागों में बंटे हुए हैं। अपवाद भी बताऊंगा, आप निश्चिंत रहना। सारे नगर 2 भागों में बंटे हुए हैं। देखिए, एक भाग पश्चिम का भाग और एक भाग आपके पूर्व का भाग, ठीक है, ईस्ट एंड वेस्ट। जितने भी नगर मिले हैं, ठीक है, नगरों का विभाजन, पहली विशेषता, नगरों का विभाजन 2 भागों में हुआ है। विशेषता मैं 5 बताऊंगा, मैं पहली विशेषता बता रहा हूं, ध्यान से समझते जाना। तो नगरों का जो विभाजन है कितने भागों में हुआ है? यहाँ पे 2 भागों में हुआ है, एक पूर्वी भाग और एक आपके पश्चिमी भाग। अब देखिए, अब मैं इन दोनों की विशेषताएं बताता हूँ। पश्चिमी भाग, देखो पश्चिम में है वो पश्चिमी लिखा है मैंने, पूर्व वाला पूर्व में लिखा है। देखिए, पश्चिमी भाग तुलनात्मक रूप से छोटा था, देख रहे हो आप, आकृति भी मैंने छोटी बढ़ेंगी, जबकि पूर्वी भाग तुलनात्मक रूप से बड़ा भाग था। तो ये बड़ा क्षेत्र था और ये छोटा क्षेत्र था, पहली बात। दूसरी बात, जब छोटे क्षेत्र होते हैं तो डेफिनेटली उसमें आप ये कह सकते हो कि कोई छोटा जब क्षेत्र होगा और थोड़ा ऊंचाई पे होगा तो उसमें सामान्य जन तो नहीं रहता होगा, उसमें कौन रहता होगा? अभिजात्य वर्ग। अभिजात्य वर्ग का क्या मतलब है? अभिजात्य वर्ग का मतलब है, अभिजात्य वर्ग का मतलब धनी वर्ग। तो जो पश्चिमी भाग था उसमें कौन सा वर्ग रहता था? अभिजात्य वर्ग रहता था, धनी वर्ग रहता था, जो अमीर लोग थे वो रहते थे। जबकि ये बड़ा क्षेत्र था तो इसमें सामान्य जन रहता था। सामान्य जन, देखिए, सामान्य जन जो ग्रामीण क्षेत्र, या यूं कहिए कि ग्रामीण लोग जो थे, या यूं कहिए कि गरीब लोग जो थे वो रहते थे। अब देखिए आप, तो इस नगर के विभाजन के कारण हम कहते हैं कि यहाँ पे सामाजिक भेदभाव था। क्या कहते हैं? सामाजिक भेदभाव था। सामाजिक भेदभाव नहीं होता तो सारे के सारे एक ही जगह रहते होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या था? सामाजिक भेदभाव था, पहली चीज। दूसरी बात होगी, तीसरी विशेषता देखिए, सिर्फ अभिजात वर्ग था, छोटा क्षेत्र था, तो इसको थोड़ा ऊंचाई पर बनाया गया था। ये आर्टिफिशियल चबूतरा बना के तो ऊंचाई पर इसको लिया गया था, तो ऊंचाई पर स्थित था। देखिए, ऊंचाई पर स्थित था, ऊंचाई पर स्थित था, जबकि ये तो है वो निचला भाग था, ये थोड़ा नीचा स्थित था। तो एक ऊंचाई पर था, दूसरा आपके क्या था? नीचाई पर स्थित था। उसके बाद देखिए, इसका दुर्गीकरण हुआ था, इसलिए इसको दुर्ग क्षेत्र कहते थे। दुर्गीकरण के बारे में अगली विशेषता पे लाऊंगा। इसको क्या कहते थे? दुर्ग क्षेत्र। तो इसको कहते थे एक प्रकार से नगर क्षेत्र कहते थे, सामान्य क्षेत्र था ये, नगर क्षेत्र भी कहते थे, जिसमें सामान्य लोग रहते थे। और क्या विशेषताएं थी? और इसकी भी विशेषताएं थी, और सबसे बड़ी विशेषता ये कि यहाँ पर नगर के जो मुख्य मुख्य स्थापत्य थे, जैसे अन्नागार, स्नानागार, सभा भवन, महाविद्यालय, उसके अलावा जो भी आपको कुछ याद आ रहा हो, बड़े आवास, इमारतें, ये सारी की सारी यहाँ बनी हुई थी। जबकि यहाँ पे क्या था? यहाँ पे यूं कहिए कि कब्रें, और क्या था? खेती के खेत वगैरह जितने भी थे वो
जल निकासी यहाँ होती थी, नालियाँ ऊपर थी, निकासी नीचे हो जाती थी। निकासी तो निकृष्ट टाइप के जो स्थापत्य थे, कच्चे घर, जो निकृष्ट टाइप के जो स्थापत्य थे, वो सारे के सारे कहाँ बने हुए थे? वो बने हुए थे पूर्वी भाग में। अब आप देखो, आपको कुछ नहीं याद करना, खाली इतना याद रखना है कि नगरों का विभाजन दो भागों में हुआ था, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। फिर आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि पश्चिमी भाग छोटा क्षेत्र था, पूर्वी भाग बड़ा क्षेत्र था। फिर आप उससे आराम से एक एक चीज आसाम से सोच के और नीचे आ सकते हो इस टाइप से। और ये था आपके पूर्वी भाग का। तो ये थी हमारे हड़प्पा सभ्यता की पहली विशेषता। जितने भी नगर थे वो आपके दो भागों में बंटे हुए थे। यहां पे एक अपवाद आपको याद रखना जरूरी है। कौन सा अपवाद? तो आप कहोगे कौन सा अपवाद? धोलावीरा। धोलावीरा दो भागों में नहीं था बल्कि तीन भागों में था। इस टाइप से था। एक भाग गढ़ी क्षेत्र कहलाता था, या दुर्ग क्षेत्र कह दो आप इसको। अपन दुर्ग क्षेत्र को गढ़ी भी कह सकते हैं, गढ़ी क्षेत्र। एक गढ़ी क्षेत्र था, एक मध्य क्षेत्र था और एक आपके निचला क्षेत्र था। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल दो भागों में नहीं बल्कि तीन भागों में था, तो आप कहोगे सर धोलावीरा एक ऐसा क्षेत्र था जो तीन भागों में बंटा हुआ था, और बाकी जितने भी नगर थे वो सारे दो भागों में थे। दो भाग कौन से? नगर क्षेत्र और दुर्ग क्षेत्र, या गढ़ी क्षेत्र कह दो, या फिर छोटा क्षेत्र बड़ा क्षेत्र कह दो, या पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग कह दो। एक में ये रहते थे, ये रहते थे। ये आप क्या करोगे, इस तरह से एक टेबल बना के अंतर लिख लेना। 4-5 अंतर है, ये सारे 5 अंतर आ जाएंगे बढ़िया तरीके से इस टाइप से। अब क्या होता था, जब भी कोई परीक्षा में सवाल आए तो कैसे क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हड़प्पा के पूर्वी भागों की है या नहीं है, या हड़प्पा के पश्चिमी भागों की है, सॉरी हड़प्पा क्या, सिंधु सभ्यता के कौन सी विशेषता सिंधु सभ्यता के पश्चिमी भागों से संबंधित है या पूर्वी भागों से, कौन सी है या नहीं है, कथन गलत है सही है, कुछ भी आ सकता है। आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है, आप खाली एक एक चीज़ याद रखनी है और उसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हो। किसी भी प्रकार की इसमें समस्या आनी नहीं है, ठीक है। ये थी इसकी पहली विशेषता। अब मैं अगर इसकी दूसरी विशेषता पर बात करूं, नगरीय जीवन की दूसरी विशेषता बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है और बड़ी इंटरेस्टिंग भी है। पहली विशेषता क्या थी? तब हमने कहा कि नगरों का विभाजन, ये पहली विशेषता थी। नगरों का विभाजन पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग में हुआ था और एक अपवाद था, वो आपने देख लिया। अब मैं आपको दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग विशेषता बताता हूं, ध्यान से समझना, मजा आ जाएगा। दुर्गीकरण। दुर्गीकरण इंग्लिश में कहते हैं सिटेडल, और कैसले भी बोलते हैं, कैसले। सिटेडल, कैसले, ये शब्द जो है ये यूनानी शब्द है। कौन से शब्द है? यूनानी है। और आपने एक स्पार्टा नाम सुना होगा, स्पार्टन, एक युद्ध भी आता है, एथेंस स्पार्टन, मैराथन के युद्ध वगैरह आपने पढ़े होंगे। स्पार्टा सिटेडल शहर था, इसे कैसले भी बोलते हैं हम। तो कैसले बोल दो, सिटेडल बोल दो। ये क्या होता है ना, जब परीक्षक को आपसे गलती करवानी होती है तब आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल सिटेडल नहीं था या कैसले शहर नहीं था। और ऐसे ही सीधा ही बोलो ना कि चुन्हुदुड़ो का पूछ रहे हैं कि वहाँ दुर्गीकरण नहीं था, तो ऐसा प्रश्न आ जाता है। तो थोड़ा ध्यान रखना, दुर्गीकरण को हम सिटेडल भी बोलते हैं, कैसले भी बोलते हैं, और फोर्टिफाइड भी बोलते हैं। फोर्ट यानी किला, फोर्टिफाइड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ध्यान रखना, वैसे सिटेडल और कैसले का ज़्यादा ध्यान रखना क्योंकि ये जनरली रोमन टर्म है और ये पूछ लेते हैं कई बार, ठीक है। अब देखिए, ये इसकी दूसरी विशेषता है। अब यहाँ पे मैं बता दूँ, मैंने पिछले पीपीटी सीरीज में बताया था आपको कि ये दुर्ग क्षेत्र जो था वो कौन सा था? ये था आपके पश्चिमी। पूर्वी क्षेत्रों में दुर्गीकरण नहीं होता था, लेकिन कुछ अपवाद है जिसके बारे में बात करूंगा। तो दुर्गीकरण में आपको क्या क्या ध्यान रखना है? दुर्गीकरण में सबसे पहली चीज ये ध्यान रखनी है कि सामान्यतः पश्चिमी भागों का दुर्गीकरण होता था। पश्चिमी भागों का दुर्गीकरण, सामान्यतः पश्चिमी भागों का दुर्गीकरण होता था, पूर्वी का नहीं होता था। सामान्यतः क्यों कह रहा हूं ये शब्द? सामान्यतः शब्द इसलिए यूज ले रहा हूं कि कुछ इसके अपवाद है। कौन से अपवाद है? मैं एक एक अपवाद के ऊपर आपको ले आ रहा हूं। सबसे पहला, चुन्हुदुड़ो। अब चुन्हुदुड़ो के अंदर जैसे ये दो नगर मिले, वेस्ट और ईस्ट, इस चुन्हुदुड़ो के वेस्ट और ईस्ट दोनों के ऊपर
किसी भी प्रकार का कोई दुर्गीकरण नहीं है, मतलब यहाँ दुर्गीकरण नहीं हुआ है। तो ये एकमात्र ऐसा शहर मिला है जिसका दुर्गीकरण नहीं हुआ है। तो ध्यान रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर है जो सिटेडल नहीं है या कैसले नहीं है, अर्थात दुर्गीकरण जिसका नहीं हुआ है, तो आप कहोगे सर कौन सा है, चुनहुदड़ो है जिसका कोई दुर्गीकरण नहीं हुआ है। ये तो था आपके पहला। अब मैं आता हूं इसका दूसरा अपवाद। दूसरा अपवाद आपके कालीबंगा। कालीबंगा, अब देखिए कालीबंगा में क्या है, कुछ परंपरा से हटके है। कैसे है, जैसे मान लो ये दो नगर, ठीक है, ये वेस्ट और ये हमारा ईस्ट। तो देखो वेस्ट और ईस्ट ये है कालीबंगा, और कालीबंगा की खास बात क्या रही कि इसके दोनों भाग जो है वो अलग अलग दुर्गीकृत है। सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए, हम तो कह रहे थे कि पूरी भाग दुर्गीकृत नहीं है, लेकिन कालीबंगा के केस में क्या है कि वेस्टर्न और ईस्टर्न जो हमारा पश्चिमी भाग है वो और पूर्वी भाग, ये दोनों के दोनों केंद्र मतलब दुर्ग क्षेत्र और नगर क्षेत्र दोनों अलग सुरक्षा प्राचीरों से घिरे हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से नगर के दोनों भाग, इस शब्द पर गौर करना, अलग अलग प्राचीरों से मतलब सुरक्षा प्राचीरों से कह दो आप, या अलग अलग दुर्गीकृत हुए, कोई भी भाषा दे सकता है, से घिरे हुए हैं। तो आप क्या कहोगे, कालीबंगा एक ऐसा शहर है जिसके दोनों भाग अलग अलग सुरक्षा प्राचीरों से घिरे हुए हैं। इसका सवाल कैसे बन सकता है, एक तो ऐसे बन सकता है, दूसरा बन सकता है कि कौन से नगर में ईस्ट और वेस्ट दोनों नगर अलग अलग रूप से दुर्गीकृत हुए हैं, तो कालीबंगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि नवीन अनुसंधानों में हड़प्पा व मोहनजोदड़ो में भी यह प्रमाण मिल चुके हैं। तो अब 3 नगर हो जाएंगे जहां पर आपके वेस्ट और ईस्ट दोनों भाग जो है वो अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए। ये इसका दूसरा था आपके अपवाद। अब मैं आता हूं इसके तीसरे अपवाद पे। तीसरा अपवाद आएगा आपके धोलावीरा का, लोथल का। तीसरे अपवाद में क्या है कि जो दोनों नगर है, जैसे मैं बता देता हूं, ये वेस्ट, ये ईस्ट, इसकी खास बात क्या है कि दोनों नगर एक ही प्राचीर से घिरे हुए हैं। अब देखो कालीबंगा में क्या सवाल आएगा कि दोनों भाग जो है अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए, और किस जगह पे दोनों एक ही से घिरे हुए हैं, तो आएगा आपके लोथल व सुरकोटड़ा। धोलावीरा नहीं, लोथल व सुरकोटड़ा। ये आपके दो ऐसे शहर है, दो ऐसे नगर है जिनके दोनों भाग एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका स्पेशली ध्यान रखना, एक ही सुरक्षा प्राचीर से तो लोथल और सुरकोटड़ा, और अलग अलग किस कौन से, तब आप कहोगे कालीबंगा। इसका चौथा एग्जाम्पल जो है, एक अपवाद जो हम कह सकते हैं, थोड़ा धोलावीरा का भी अपवाद लेंगे। धोलावीरा में दुर्गीकरण मिला नहीं है, लेकिन खास बात ये थी कि यहाँ से एक स्टेडियम प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, स्टेडियम प्राप्त हुआ है, जो कि दुर्गीकृत है, सिटेडल है, बिल्कुल ठीक है। तो धोलावीरा का स्टेडियम जो है वो दुर्गीकृत हमें प्राप्त हुआ है। ये थी हमारी दूसरी विशेषता, नगरों का विभाजन हो गया और दुर्गीकरण हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और पूछी जा सकती है कि जो ये रक्षा प्राचीर बनी हुई है, ये रक्षा प्राचीर किस प्रकार की ईंटों से बनी हुई थी, पक्की ईंटों से, कच्ची ईंटों से, पत्थरों से, किससे बनी हुई है, तो आप क्या कहोगे, तब आप कहोगे कि जितनी भी रक्षा प्राचीरें थी वो कच्ची ईंटों से बनी हुई थी। किससे बनी हुई है, कच्ची ईंटों से। अपवाद यहाँ भी है, लेकिन अधिकांश जो है वो कच्ची ईंटों से बनी हुई है। ये है हमारी इसकी दूसरी विशेषता नगरों की। उसके बाद आती है नगरों की तीसरी विशेषता, वो आपके कौन सी आएगी, तो पहला हमने विभाजन, दूसरा नगरीकरण ले लिया, मतलब दुर्गीकरण ले लिया, और जो इसकी तीसरी विशेषता है वो है सड़कों से संबंधित। किससे संबंधित है, सड़कों से संबंधित। अब जितनी भी सड़कें थी उसके बारे में मैं कुछ
पॉइंट बोलूँगा यहाँ पे। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि यहाँ जितनी भी सड़कें मिली हैं वो सारे समकोण पर काटती हुई सड़कें हैं, इस हिसाब से बनी हुई सड़कें हैं। तो अब देखिए समकोण 90 डिग्री पर काटती हुई सड़कें प्राप्त हुई है यहाँ पे। इस तरह से पूरा का पूरा ग्रिड बना हुआ था। ग्रिड का मतलब होता है जाल बना हुआ था सड़कों का, बिल्कुल शतरंज की बिशात की तरह, बिल्कुल शतरंज की तरह ऐसा ग्रिड बना हुआ था। बड़ी सड़कें थी, ये बड़ी बड़ी राजपथ, ये बिल्कुल ऐसे बड़े बड़े राजपथ थे, और इनसे जुड़ने वाली छोटी छोटी कच्ची सड़कें भी होती थी। इस टाइप से चलता था, और ये पूरे के पूरे इनमें यहाँ पर घर बना दिए जाते थे बाकायदा पूर्ण डिस्टेंस के साथ में, इस हिसाब से। और ये बड़े बड़े चौराहे होते थे, और इन पुरातात्वविदों ने ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड के अंदर जो है वहाँ जो चौराहे मिले हैं उस चौराहों से तुलना की है तो ऑक्सफोर्ड सर्कल तक नाम दिए गए हैं। तो इस प्रकार से सड़कें बिछाई जाती थी, समकोण पर काटती हुई सड़कें होती थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि इन सड़कों के किनारे जो है वो बिल्कुल नालियाँ बनाई जाती थी। मैं अगली विशेषता में इसके ऊपर भी बात करने वाला हूँ। और सबसे खास बात क्या थी कि जितने भी घर बनाए जाते थे उनके दरवाजे सड़क की तरफ नहीं खुलते थे। क्या कारण हो सकता है? ये हो सकता है कि लोग घर से निकलते ही सीधा वो कचरा डाल दें सड़क के ऊपर जाके, वर्तमान में जैसे हम डालते हैं। तो इन्होंने घर का दरवाजा ही रोड के विपरीत साइड में बनाना शुरू कर दिया ताकि सड़कों पर कचरा ना फैले। ये हो सकता है, मैं मेरा मत बता रहा हूँ। लोथल एक ऐसा शहर था जहाँ पे घर के दरवाजे सड़कों के ऊपर थे, लोग समझदार थे। बाकी किसी भी नगर में घर के दरवाजे सड़कों की ओर नहीं खोलते थे। इसको मैं आगे विशेषताओं पे लेता हूँ। अब बात ये आती है जितनी भी सड़कें बनाई गई थी, इन सड़कों का निर्माण भी कौन सी ईंटों से किया गया था? तब आप कहोगे ये सड़कें भी कौन सी ईंटों से बनी थी? कच्ची ईंटों से। कच्ची ईंटों से सड़कें बनाई जाती थी। ये इसकी तीसरी विशेषता थी। पहली विशेषता नगर दो भागों में बंटे थे। दूसरी विशेषता नगरों का दुर्गीकरण किया गया था। तीसरी विशेषता कि यहाँ पर जितनी भी सड़कें हैं समकोण पर काटती हुई बिल्कुल जालीदार सिस्टम से बनी हुई है। इन सड़कों पर बात की गई हमने। उसके बाद में चौथी विशेषता पे मैं आता हूँ। तो तीन विशेषताओं के बाद में चौथी विशेषता भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है जल निकासी प्रणाली। कौन सी प्रणाली? जल निकासी प्रणाली। जल निकासी प्रणाली। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता की कोई एक ऐसी विशेषता बताइए जो पूरी दुनिया उसकी ऋणी है आज, तब आप कहोगे नगर नियोजन। और अगर आपसे उसमें पूछे कि नगर नियोजन में ऐसी कौन सी बात थी जो हड़प्पा सभ्यता को पूरी दुनिया से अलग करती है, तब आप कहोगे उसका जल निकासी सिस्टम। दुनिया की ऐसी कोई सभ्यता नहीं है, दुनिया की ऐसी किसी भी सभ्यता से ऐसे साक्ष्य नहीं मिले जल निकासी के, जितना वाटर लॉगिंग, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो आपके हड़प्पा में हमें जो प्राप्त हुआ, ऐसा दुनिया में और किसी भी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में दुनिया की सबसे उत्कृष्टतम जल निकासी प्रणाली हमें प्राप्त हुई है। अगर परीक्षा में सवाल आ जाता है कि दुनिया को हड़प्पा सभ्यता की क्या देन है और उसमें 4 ऑप्शन आते हैं, तो उसमें अगर जल निकासी प्रणाली ऑप्शन लिखा हुआ है तो डेफिनेटली आपका उत्तर जो है वो जल निकासी प्रणाली होगा। क्यों? क्योंकि जल निकासी प्रणाली जो हड़प्पा ने दी है वैसा जल निकासी सिस्टम किसी भी सभ्यता में नहीं था। बिल्कुल यूं कहिए कि लोथल जैसे शहरों में नालियाँ पक्की ईंटों से बनाई जाती थी, घर कच्चे ईंटों के बना दिए जाते थे। लोग समझिए कि कितना समझते थे, सफाई व्यवस्था का कितना ध्यान रखते थे। हर घर में नाली मिली है, हर घर से नालियाँ मिली है। वो कच्ची नालियों को थोड़ा सा डाल दिया गया, उसमें थोड़ी सीढ़ियाँ भी बना दी गई है ताकि हल्के से पानी निकलता रहे। देखिए पहले क्या किया गया, जैसे ये घर बना हुआ है, अब इस घर से क्या करेंगे, एक छोटी सी नाली बाहर निकालेंगे और वो कच्ची सड़क की जो नाली है उसमें जोड़ देंगे। फिर ये नाली जो है वो आगे जाएगी और आगे राजपथ की मुख्य नाली है जो है उससे मिला दी जाती थी। और इस प्रकार से, और राजनगर पथ की जो मुख्य नाली थी उसको बाहर जाके उसको पानी जो है उसका गंदा पानी छोड़ दिया जाता था। तो पूरे शहर का पानी, हर घर का पानी है वो बाहर चला जाता था। शहर में कहीं लॉगिंग जैसी समस्याएं नहीं होती थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए क्या था, ये नालियाँ कच्चे ईंटों की बनाई जाती थी, लेकिन लोथल जैसे कई शहरों में नालियाँ पक्की ईंटों से भी बनाई गई है। तो और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इन नालियों में भी उन्होंने एक शॉक पिट बना रखे थे। शॉक पिट क्या होता है, जैसे मान लो ये नाली है तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक ऐसा
एक बक्सेनुमा टाइप बना दिया, ऐसे छेद बना दिया, और यहाँ एक जाली टाइप लगा देते थे, जिससे क्या होता था कि जब भी ये इस प्रकार जाली लगा देते थे, जब भी गंदा पानी यहाँ से गुजरता था तो भी जो भी बड़ा कचरा होता था वो शॉक पिट में आ जाता था और लिक्विड पूरा फ्लो हो जाता था। और फिर क्या होता था, कर्मचारी जो होते थे वो शॉक पिट को खोलते थे और इससे जो बड़ा कचरा होता था वो सारा बाहर निकाल देते थे, जिससे क्या होता था, नाली कभी जाम नहीं होती थी। ऐसा शॉक पिट सिस्टम आजकल बड़े बड़े शहरों में भी हमें देखने को नहीं मिलता। इसलिए कहते हैं कि यहाँ का जो सिस्टम था वो सबसे बेहतरीन सिस्टम था। यहाँ पे कुछ अपवाद मिले हैं जहां नाली सिस्टम का रहा, जैसे बनावली से कुछ साक्ष्य नहीं मिले नालियों के, इसलिए लगता है कि बनावली में शायद ऐसा जल निकासी सिस्टम नहीं था जैसा बाहरी हड़प्पा सभ्यता के दूसरे नगरों में था। और कालीबंगा में लकड़ी की कुछ नालियों के साक्ष्य मिले हैं, तो वो भी एक प्रकार से स्पष्ट नहीं है, अप्रमाणित है। तो कहते हैं कि हड़प्पा और कालीबंगा और बनावली दो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर यूँ कहिए कि स्पष्ट साक्ष्यों के अभाव में, यहाँ पे तो मिला लकड़ी का एक नाली मिली है, बनावली में तो कुछ नहीं मिला। तो इस आधार पर कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों में जो नाली सिस्टम था, ऐसा सिस्टम कालीबंगा और बनावली में नहीं था, देखा नहीं गया। हो सकता है था, लेकिन हमें अभी तक उसके साक्ष्य नहीं मिले, ऐसा है। तो उसका थोड़ा ध्यान रखना। अगर सवाल पूछते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली के साक्ष्यों का अभाव कहाँ से है, बनावली से अभाव है। लकड़ी की नाली कहाँ से मिली है, कालीबंगा से। अगर ऑप्शन आता है कि उत्कृष्ट जल निकासी प्रणाली कहाँ नहीं थी, तो बनावली और कालीबंगा दोनों में नहीं थी। ये इसकी चौथी विशेषता थी। और लास्ट विशेषता मैं आपको लेके आता हूँ ईंटों पे। यहाँ की जो ईंटें थी, ये बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है। यहाँ पे जितनी भी ईंटें उनको हम 5 भागों में बांट दिया गया है। कुछ कच्ची ईंटें मिली है जो पक्की नहीं होती थी, आग से पकाई नहीं जाती थी, कच्ची ईंटें मिली है। अब देखिए, जितनी कच्ची ईंटें मिली है, इनका जो उपयोग होता था वो मैंने आपको पहले ही बताया। सुरक्षा प्राचीर में इसका उपयोग होता था, सड़कों के निर्माण में इसका उपयोग होता था। तो सुरक्षा प्राचीर हो, ऐसा नहीं है कि सड़कें और सुरक्षा प्राचीर केवल कच्ची ईंटों से बनाए जाते थे। इसके अपवाद हर जगह बने हुए हैं। चाहे वो आपके जैसे लोथल है, तो लोथल में नालियाँ वगैरह थी, उसमें सुरक्षा प्राचीर में भी कई जगह पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा चबूतरे जो बने हुए थे वो भी आपके कच्ची ईंटों के बने हुए थे, तो कच्ची ईंटें। इसके अलावा पक्की ईंटें थी। बड़े भवन जितने भी बने हुए थे, बड़े निर्माण, वो सारे के सारे आपके इसके बने हुए हैं, पक्की ईंटों के बने हुए। कुछ वक्राकार ईंटें भी मिली हैं। कहाँ से मिली हैं आपको अच्छे से पता होगा। वक्राकार ईंटें भी मिली है चन्हुदड़ों से। इसके अलावा अगर अपन देखते हैं तो कुछ यूँ कहिए कि इसकी अलंकृत ईंटें भी प्राप्त हुई है। अलंकृत ईंटें कालीबंगा की फर्श से प्राप्त हुई है। कालीबंगा के फर्श में बिल्कुल अलंकृत ईंटों का यूज हुआ है। ये कुछ ईंटें थी। एक जो कुएं होते थे, कुएं में भी बहुत सारी ईंटों का उपयोग किया जाता था। फन्नीदार ईंटें होती थी, तो ये फन्नीदार ईंटें भी होती थी। जो कुएं बनाए जाते थे तो कुओं के अंदर इस प्रकार से गोल टाइप की ईंटें यूज की जाती थी। तो कच्ची ईंटें थी, पक्की ईंटें थी, वक्राकार ईंटें थी, ये फन्नीदार ईंटें थी और अलंकृत ईंटें थी। ये कुल 5 प्रकार की ईंटें थी जो हमें वहाँ से प्राप्त हुई है। और सबसे खास बात इनकी क्या थी? सबसे खास बात ये थी कि ये जितनी भी ईंटें हमें प्राप्त हुई है, इन ईंटों की साइज बड़ी महत्वपूर्ण थी। 4:2:1। मतलब जैसे मान लो कि 7 सेंटीमीटर है तो फिर ये 14 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर, तो लंबाई 28 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई फिर 7 सेंटीमीटर। इस मेजरमेंट की ईंटें मुख्य रूप से हमें प्राप्त हुई है। तो ये ईंटों का मापन था, सामान्य मापन यही रहा है हर जगह। हालांकि जहाँ कहीं सुरक्षा प्राचीर है, जहाँ कहीं बनाई गई है, तो उनकी ईंटों का मापन थोड़ा सा अलग था। वो 40-20-10 पर काम कर रही थी। यहाँ थोड़ी बड़ी ईंटें चाहिए थी, तो सुरक्षा प्राचीर के लिए ये था। और बाकी भवन वगैरह बनाने के लिए जो ईंटें मिली, जो मेजरमेंट मिला है, वो है हमारे 4:2:1। अधिकांश नगर जहाँ जहाँ ईंटें प्राप्त हुई है वहाँ पर ये अनुपात हमें देखने को मिलता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी। अच्छा, इसके अलावा अगर मैंने लोथल की आपको बात की थी कि लोथल के अलावा रंगपुर, कालीबंगा, ये ऐसे नगर थे जहाँ से हमें कच्ची ईंटों के घर मिले हैं।
कच्ची ईंटों के घर प्राप्त हुए। भवन भी कच्ची ईंटों के मिले। मैंने कहा था पक्की ईंटों से भवन जनरली किससे बनाए जाते थे, भवन जनरली पक्की ईंटों से बनाए जाते थे, लेकिन इन शहरों में लोथल, रंगपुर और कालीबंगा से हमें जो घर भी मिले हैं वो भी हमें किसके मिले हैं, कच्ची ईंटों के मिले हैं। लेकिन सबसे मज़े की बात ये थी कि लोथल की जो नालियाँ मिली हैं वो सारी पक्की ईंटों की थी। लोथल की जो नालियाँ थी वो किसकी थी, पक्के ईंटों की थी, लेकिन घर किसके थे, कच्ची ईंटों की। भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, एक चीज़ और जो हमें ध्यान रखनी है वो ये कि जो ईंटें हमें प्राप्त हुई, जो भी ईंटें हमें प्राप्त हुई है, ये निश्चित रूप से बाहर सुखाई जाती थी पक्की ईंटें, और सुखाई जो जाती थी वो बाहर सुखाई जाती थी खुले में। और जब बाहर सुखाई जाती थी तो निश्चित रूप से क्या होता था कि पशु वगैरह उनके ऊपर ऐसे भागते रहते थे, तो पद चिन्ह मिल जाते थे। तो हमें एक चनूदड़ों से ईंट प्राप्त हुई, उस ईंट के ऊपर एक बिल्ली के पीछे कुत्ता भाग रहा है, उसके पद चिन्ह उसके ऊपर छप गए। तो इसका मतलब साफ होता है, बिल्ली के पीछे कुत्ता भाग रहा है, इसका मतलब साफ होता है कि निश्चित रूप से ईंटें जो है खुले हवा में सुखाई जाती थी। पद चिन्ह, अभी सवाल पूछ लेते हैं कई बार कि ऐसी ईंट कहाँ से प्राप्त हुई है जहाँ पर जिसके ऊपर बिल्ली के पीछे कुत्ते के भागने के पद चिन्ह जो है वो लगे हुए हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। ये थी हमारे इस पूरे सिस्टम की विशेषताएं, यहाँ पे नगरीय विशेषताएं। तो मैंने आपको कौन कौन सी विशेषताएं बताई है। पहली विशेषता नगरों का विभाजन 2 भागों में था, एक अपवाद मैंने बताया है, लिख लेना। दूसरा चित्र सहित बनाना। दूसरा दुर्गीकरण, सिटेडल, ठीक है, अलग अलग थे, कहीं कहीं एक जगह एक ही प्राचीर से थे। तीसरा सड़कें समकोण पर थी। चौथा जल निकासी सिस्टम इसका। और पांचवा जो मैंने आपको बताया वो आपकी ये बताई लास्ट में ईंटें। एक विशेषता और शेष रही है भवन निर्माण की। भवन निर्माण थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। ईंटों का तो देख लिया, थोड़ा सा भवन निर्माण की देख लेते हैं। उसके बाद क्या होगा कि हमारा ये 4 पॉइंट पूरे हो जाएंगे। कौन से? ये सारा का सारा यहाँ तक पूरा हो जाएगा, यहाँ तक पूरा हो जाएगा। फिर 2-4 चित्र ही एक्सप्लेन करने रहेंगे, तो वीडियो के सेकंड पार्ट में करेंगे। काफ़ी हो गया आज। अब लास्ट में मैं थोड़ा भवन निर्माण पर बात कर लेता हूँ। भवन निर्माण, इसमें कोई कुछ विशेष नहीं है, कुछ मेन बिंदु बता देता हूँ। सबसे पहला बिंदु ये कि जो भवनों का निर्माण था वो जनरली किससे होता था? पक्की ईंटों से होता था। लेकिन कुछ ऐसे नगर भी हैं जहाँ भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों से होता था। मैंने आपको थोड़ी देर पहले लिखवाया है, आप उस बात को गौर करना और अच्छे से याद भी करना कि ऐसे कौन से नगर है। रंगपुर, कालीबंगा वापस बता देता हूँ, और लोथल। पक्की ईंटों से घर बने हैं। अपवाद, ठीक है। दूसरी, घर जितने भी मिले हैं या तो 1 मंजिला है या आपके वो 2 मंजिला है। तो 2 मंजिला भवन भी मिले हैं और आपके 1 मंजिला भवन भी मिले हैं। तो ये सारे के सारे घर मिले। इसके अलावा हर घर के अंदर, जनरली हर घर के अंदर स्नानागार मिला है। स्नानागार हर घर के अंदर मिला है। इसके अलावा स्नानागार से निकलती हुई नाली भी मिली है। इसके अलावा घरों के अंदर जो है वो जल स्रोत के रूप में कुओं का निर्माण भी हुआ। कुओं में कौन सी ईंटें यूज होती थी, मैं आपको उस बात के ऊपर आगे कह चुका हूँ। इसके अलावा पक्की ईंटों के अलावा अपवाद में आप एक चीज़ ध्यान रखना। अपवाद में जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि कुछ कच्ची ईंटों के घर प्राप्त हुए। कहाँ हुए? तो आपको रंगपुर का नाम याद रखना है, आपको लोथल का नाम याद रखना है, आपको कालीबंगा का नाम याद रखना है। तो कुछ अपवाद पत्थर के घर भी प्राप्त हुए। अब पत्थर के घर कहाँ हुए? तो आप कहोगे सौराष्ट्र क्षेत्र में, गुजरात में प्राप्त हुए। यहाँ पे पत्थर हैवी बहुत है, इसमें धोलावीरा लिख लो आप। यहाँ से पत्थर के घर भी प्राप्त हुए हैं। तो पत्थर के घर भी यहाँ से धोलावीरा से और सुरकोटड़ा से प्राप्त हुए हैं। इस चीज़ का भी आप स्पेशली थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। ये इसकी विशेषता थी तीसरी। इसके अलावा अगर चौथी विशेषता देखें इसकी, तो जो नींव होती थी घर की, उस नींव में जनरली कच्ची ईंटें, टुकड़े ईंटों के डाले जाते थे। नींवों में कच्ची ईंटें डाली जाती थी। लेकिन इसका एक अपवाद भी है। अपवाद
ये है कि कुछ ऐसे नगर भी है जहां पर नींव के अंदर पक्के पत्थर, मतलब जो पत्थर है उनका उपयोग किया गया है, और उसमें अली मुराद सुरकोटड़ा का नाम अपवाद आता है सबसे महत्वपूर्ण। अली मुराद सुरकोटड़ा, ये ऐसे स्थान है, अली मुराद पाकिस्तान में है, और सुरकोटड़ा आपको अच्छे से पता है, और सुतका गेंडोर भी आपको पता है। सुतका गेंडोर, इन 3 स्थानों पर क्या हुआ है कि नींव के अंदर भी क्या डाले गए हैं, पत्थर डाले गए हैं। यहां पर नींव में भी क्या डाले गए हैं, पत्थर डाले गए हैं। ये इसकी चौथी विशेषता थी। 5वीं विशेषता में और आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि घरों के जो दरवाजे थे, घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलते थे, मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलते थे। हो सकता है गंदगी हो जाए मुख्य सड़क पर, इसलिए नहीं खोलते थे, मुख्य सड़क की तरफ नहीं थे, की तरफ नहीं थे। ध्यान रखना इस बात का। एक अपवाद है इसका, मैंने आपको पहले ही बताया, पुनः बता देता हूं। अपवाद कौन है, अपवाद है हमारा लोथल, जहां घर के दरवाजे किस तरफ थे, मुख्य सड़क की तरफ थे, लोथल के अंदर, गुजरात के अंदर। ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है लोथल वाला, इसको स्पेशली आप ध्यान रखना कि कहाँ पर इस प्रकार से हुआ है। अच्छा, एक विशेषता और आ जाती है कि बड़े घरों के पास में कुछ छोटे घर भी मिले हैं। बड़े घरों के पास में, घरों के पास छोटे घर भी मिले हैं, और बड़े घरों के पास छोटे घर मिलना, छोटे घर, कच्चे घर मिलना इस बात का संकेत है कि कौन सी प्रथा रही होगी, दास प्रथा। लोथल से ऐसे कई घर मिले हैं, मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त हुए हैं। अगर पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता में दास प्रथा थी कि नहीं थी, तो थी। क्यों? क्योंकि बड़े घरों के पास छोटे घर मिले। इसके बारे में अपन कभी सामाजिक जीवन में बात करेंगे। ये था हमारे भवन, और उसके बाद भवन की विशेषताएं होगी। तो इस प्रकार से हमने अभी तक हड़प्पा सभ्यता की 6 विशेषताएं देखी। तो कहानी हो गई, ये हो गया, भवन, नाले और सड़कें हो गया, नगरीय जीवन हो गया, ठीक है। और अब कुछ बिंदु शेष रहे हैं, उसके ऊपर अपन आते हैं। देखो क्या क्या शेष रहा है, बहुत कुछ कर लिया हमने यहाँ पे, पाठ काफ़ी कुछ निकाल लिया है। अब कल हम आएंगे इस स्नाना घर पे, लोथल में अवस्थित है, इसके ऊपर पूरी डिटेल से बात करेंगे। और ये पॉइंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और इसके अलावा ये मुहर के ऊपर बात करनी है, 2 पॉइंट रहे हैं, इसके ऊपर बात करनी शेष है, मनकों के ऊपर बात करनी शेष है, मूर्ति के ऊपर बात करनी शेष है। और इस प्रकार ये 6 या 7 पॉइंट रहे हैं। इसका जो अगला पार्ट होगा वीडियो का, उसमें हम ये पॉइंट सारे के सारे क्लियर करेंगे, और उसके बाद अगले चैप्टर पे आएंगे। तब तक इस वीडियो को अच्छे से समझिए, लिखिए, और आनंद लेते हुए पढ़ते रहिए। निश्चित रूप से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। बस जल्दबाजी मत करना कि सर फटाफट पूरा करवा दो, क्योंकि फटाफट करवाना होता तो ये चीज़ें बताने की ज़रूरत ही नहीं थी। मैं 1 घंटे में 2-2 पाठ भी करवा सकता हूँ। मैं फॉर्मेलिटीज़ नहीं करना चाहता, मैं आपको यूँ कहिए कि परफेक्ट चीज़ें देना चाह रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी तरफ से कोई कमी रहे, जितना है उतना अधिकता के साथ मैं आपके सामने ये चीज़ें रखना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट। अगला वीडियो जो कल आएगा उसमें मैं पार्ट 2 के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। धन्यवाद। मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, और हमेशा साथ बने रहिए। धन्यवाद।